नमस्कार। तो आज आपका जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि कोर्ट किस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ को डिफ्यूज़ करती है या उसको अल्टरनेट में बोलें तो कब ग्रांट करती है, और ख़ासकर 2018 के अमेंडमेंट के बाद के संदर्भ में आपका कहना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अभय ने वरुण के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अभय ने अपनी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी, लेकिन वरुण ने अपने पार्ट का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, तो वो उसके पास क्या रेमेडी है? वरुण साफ इनकार कर देता है कि जी मैं नहीं करता। तो अभय के पास क्या रेमेडी है? क्या उसे कंपनसेशन के लिए जाना चाहिए, या उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहिए? मतलब कोर्ट जाकर उसको ये कहना, प्रेयर करना चाहिए कि भाई जो ऑब्लिगेशन वरुण ने नहीं पूरा किया है उसको डायरेक्शन दिया जाए कि वो पूरा करे। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के क्या क्या पहलू हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपको कोर्ट जाकर आपका रिलीफ मिल जाए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात कहूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे रहा हूं वो एक लीगल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप मुकदमे में जाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी से जानना चाहिए कि बहुत सारे फैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसके लिमिटेशन होते हैं, उसका जो लॉ अप्लीकेबल है वो होता है। तो उसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड एडवोकेट से ही कंसर्न करना चाहिए। हाँ, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अभय और वरुण वाले केस में लौटते हैं और देखते हैं कि अभय ने वरुण से एक ऐसी कमोडिटी खरीदने की बात की जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो जो अभय का लॉस है कि मार्केट प्राइस अगर बढ़ गया है और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो कम है, तो उसके बीच का डिफरेंस को कैलकुलेट करके वो अपने लॉस को क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या कोई मान लो रेयर पेंटिंग है, या कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और उसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पे उसके जो उसका कंपनसेशन है या डैमेजेज है जो अभय सफ़र करेगा, इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। कई बार तो क्वांटिफाई हो ही नहीं सकता, और कई बार होता भी है तो मुश्किल है। तो उस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वो जाना ही उसका बेस्ट रेमेडी है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अर्थ क्या होता है? तो मुझे एक बड़ी अच्छी डिफिनीशन मैंने पढ़ा था हेल्सबेरी का। उसके अनुसार, हेल्सबेरी के अनुसार, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक इक्विटेबल रिलीफ है जिसमें कोर्ट जजमेंट के माध्यम से डिफेंडेंट को ये डायरेक्ट करता है कोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन जो हैं, जो स्टिपुलेशंस हैं, उसके अनुसार वो परफॉर्म करे। तो हमने देखा जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बार बार आ रहा है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया है एक तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के साथ, सेक्शन 9 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के ज़रिए। क्योंकि वो ये कहता है कि जो भी डिफेंस अवेलेबल है डिफेंडेंट को किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो सारा वो ले सकता है। जैसे कि एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं, कंसेंट जो दिया गया था बी के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा वो फ्री था या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है या वाइडेबल है, कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल है या नहीं, प्लेंटिफ ने अपने ऑब्लिगेशन, अपने पार्ट के ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म किए हैं या नहीं, कहीं कोई प्रोविजन से सूट बार तो नहीं है। तो इन सब के जो फैक्ट्स हैं इनको इवेलुएट करके ही एक डिसीजन लिया जाता है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाना समझदारी है या नहीं। अब जैसे आप सभी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2B डिफ़ाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं पे सेक्शन 10 ये कहता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजंस हैं, तो वो सब सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब जो बॉटम लाइन निकल के आता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जाने से पहले आप ये देखिए कि आप जिस एग्रीमेंट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। 2018 में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट को चेंज किया गया, और उसमें जो सबसे बेसिक डिस्टिंक्शन आई कि 2018 के पहले जो सेक्शन 10 था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता था कि वो आपको रिलीफ मिले या नहीं।
क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी दी जा सकती थी जब एक्चुअल डैमेज सर्टेन करना मुश्किल हो या कोई स्टैंडर्ड ही नहीं हो जिससे कि वो एक्चुअल डैमेज सर्टेन किया जाए, और अगर एक्चुअल डैमेज सर्टेन किया जा सकता है तो डैमेज ही दिया जाता था। क्योंकि मैं अगर मॉनेटरी रिलीफ एडिक्वेट है तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री ग्रांट नहीं करती थी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो एक प्रिजम्पशन जाता था कि उसमें जो कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं होता हमेशा, और इसलिए उस प्रिजम्पशन को अगर रिवर्ट नहीं किया जा सकता था तभी जाके कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देती थी। अब 2018 के बाद क्या हुआ, तो कोर्ट ये देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है या नहीं। सेक्शन 14 में जो प्रोहिबिशन दिए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो लागू होता है या नहीं। सेक्शन 16 की जो रिक्वायरमेंट है रेडीनेस एंड विलिंगनेस की, उसको प्लेंटिफ प्रूव कर पाया है या नहीं, या प्लेंटिफ ने अपने ऑब्लिगेशन को निभाई है या नहीं। तो ये दो चार बातें देखकर कोर्ट के पास अब डिस्क्रिशन नहीं होता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ को रिफ्यूज़ कर सके। मान लीजिए कि अब अभय वाले केस में अभय ने जो एग्रीमेंट में इंटर किया था वो कोई एग्रीकल्चरल लैंड था, और एग्रीकल्चरल लैंड का उसने पूरा कंसिडरेशन अमाउंट पे कर दिया या सब्सटेंशियल अमाउंट पे कर दिया। अब वरुण सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। अभय के पास, अभय का ये कहना है कि जिस लैंड के लिए वो इंटर किया है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत, क्योंकि वो उसके घर के करीब है, उस लैंड पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, उसके आसपास में जो उसने कुछ फैसिलिटी डेवलप की हुई है, और उसका जो एग्रीकल्चर लैंड जो वो परचेज करने जा रहा है वो उसके अपने इंसेस्टर लैंड के साथ में है। तो ये सब बड़ा लूज ऐड कर देता है उस प्रोडक्ट को, जिसको कि अब मॉनेटरी टर्म में कंपनसेट नहीं किया जा सकता। इसलिए एक प्रिजम्पशन है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है तो वो उसको मॉनेटरी कंपनसेशन से नहीं कंपनसेट किया जा सकता। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को लेकर जो सेक्शन 10 में अमेंडमेंट के बाद जो रूल है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक स्टैट्यूटरी मैंडेट बन गया है और कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगी। अब तो नया रूल है जिसमें डिनायल अब एक्सेप्शन हो गया है और रेमेडी रूल हो गया है। 14 ये कहता है कि अगर कोई पर्सनल सर्विस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल है जो कि तोड़ा जा सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यूअस सुपरविज़न की ज़रूरत है अगर उसको इन्फोर्स करने की बात की, तो इन सब सिनेरियो में कोर्ट डिनाई कर सकती है स्पेसिफिक रिलीफ को। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर हमारे मुकदमे में वही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है कि प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि रेडीनेस एंड विलिंग उसके पार्ट में था। हाँ, पहले और अब में फ़र्क इतना है कि पहले था कि वो प्रूव एवरमेंट भी करना था, प्लीडिंग में भी लाना था, अप्रूव भी करना था। अब वो प्लीडिंग वाले वर्ड को, एवरमेंट वाले वर्ड को हटा दिया गया है, लेकिन जो बेसिक लॉ है वो ये है कि जब तक आपके प्लीडिंग में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेंटिफ अगर मुकदमा करने जा रहा है तो उनको कुछ बातों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा, तभी उसको मुकदमे में सफलता मिलेगी। वरना कोर्ट के पास जो सेक्शन 14 और 16 के दायरे हैं वो उस दायरे में आने पे वो नहीं भी कोर्ट डिनाई कर देती है। सबसे पहला तो देखिए आपका एग्रीमेंट वैलिड है और इन्फोर्सेबल है। उसके पार्टीज़ जो के को जो रोल दिए गए हैं, जो टर्म्स कंडीशन है वो बड़ा क्लियर है। प्लेंटिफ ने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस कर दिया है और वो लगातार विलिंग और रेडी और विलिंग था, कैपेबल भी था और विलिंग भी था। ये उसके कंडक्ट से निकल के आना चाहिए, उसके सर्कमस्टांसेस से निकल के आना चाहिए। उसके पास पेमेंट करने की कैपेसिटी थी, इसका अगर मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके चलिए। सूट लिमिटेशन के अंदर फाइल हुआ है। सेक्शन 14 के तहत कहीं कोई नॉन इन्फोर्सेबल कैटेगरी में तो नहीं आता है। अब प्लेंटिफ का कंडक्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, और अल्टरनेटिव रिलेटिव जैसे रिफ़ंड या डैमेजेस को भी मांगना चाहिए अल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पे, नहीं तो ये बाद में चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों को लेकर कि कई बार प्लेंटिफ को ये लगता है नोटिस भेज दी कि मैं रेडी हूँ और पैसा देने को, या विलिंग हूँ अपने पार्ट का ऑब्लिगेशन पूरा करने को, तो ये केवल नोटिस से आपका पर्पस सर्व नहीं होता। आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऐसे होने चाहिए कि आपकी कैपेसिटी थी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने का,
और दूसरा कि आपके विलिंगनेस थी अपने एग्रीमेंट को पूरा। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग ये देखते हैं कि डैमेजेज एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोनों साथ मिलेंगे, नहीं दोनों नहीं मिलेंगे, ऑल्टरनेट में मिलेंगे। अगर आपने प्रेयर ये किया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मुझे मिलना चाहिए और अगर वो नहीं कोर्ट किसी वजह से नहीं देती है तो आप ऑल्टरनेटिव प्रेयर कर सकते हैं कि भाई उसके नहीं तो डैमेजेस मिले। अब एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि 2018 के बाद सेक्शन 10 में क्या मेजर चेंज आया है। तो मेजर चेंज यही आया है कि अब कुछ दायरे फिक्स कर दिए गए हैं, उसके तहत ही जैसे सेक्शन 10, 11 टू सेक्शन 14 और सेक्शन 16 बस इसके दायरे में ही रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ उसको अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है प्लेंटिफ ने तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये समझा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक नेचर क्या है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ अगर मांगने गए हैं तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लीगल इंटरेस्ट लगे, क्योंकि ये मैंने बनाया है कि एक लेमैन के लिए भी। अब आपके अनुसार अगर किसी लैंड से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ है तो क्या उसको प्लेंटिफ को या जो एग्रीड पार्टी है उसको क्या क्या रिलीफ लेकर कोर्ट में जाना चाहिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में ये बताइए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो रहा है। और अगले वीडियो में मैं जो रेडीनेस एंड विलिंगनेस का जो कि मेन कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, उस पर एक डिटेल चर्चा करूंगा। और मैंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट भी निकाले हैं और कुछ आपने भी जजमेंट मुझे भेजे हैं, उनके बैकग्राउंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।